हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज अब्बास टुकीवाला। मैं आपको इस वीडियो में डीडी सेट का जो पहला पेपर है बेसिक्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसका जो थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, उसके सारे एमसीक्यू, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशंस और उसके सारे आंसर्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप एंड तक ये वीडियो को जरूर देखिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ एमसीक्यू। ओके, नाउ फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। What is the process of the transferring of the charge from the charge object to the earth object? कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है उसका जो चार्ज होता है वो हम अर्थ में कौन सी प्रोसेस थ्रू पास कर सकते हैं, यानी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हमने हमारे घर में जो होता है, हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, घर में अर्थिंग करना पड़ता है। अगर हम अर्थिंग नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट होगा, यानी जैसे कि आपका फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होते हैं, तो वो क्या करेगा, आपको करंट देगा। इसलिए हमें घर में क्या करवाना पड़ता है, अर्थिंग करवाना पड़ता है। तो यही इसका आंसर है कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है हमें अर्थ में कौन सी प्रोसेस थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो देखो इसके ऑप्शन दिए आपको, डिस्चार्जिंग, अर्थिंग, इंटरेक्शन और नन ऑफ दिस। तो सही आंसर आएगा उसका अर्थिंग, क्योंकि हम अर्थिंग थ्रू क्या कर सकते हैं, जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो अर्थ में पास कर सकते हैं। यानी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करो तो आपको करंट नहीं लगेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि जो सोलर एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, किसके थ्रू। तो उसके क्वेश्चन आंसर ऑप्शन दिए आपको कि वोल्टाइक सेल थ्रू, ड्राई सेल थ्रू, या फोटोवोल्टाइक सेल थ्रू, और नन ऑफ अबाउ। तो अभी ज़्यादातर जब हम ये सोलर सेल यूज़ करते हैं, आपके घर में भी लगा होगा, आपके टेरेस पे भी लगा होगा, तो जो सोलर सेल क्या करता है कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सोलर सिस्टम आप सेट करते हो तो उसके अंदर जो सेल यूज होता है वो होता है फोटोवोल्टेइक सेल। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फोटोवोल्टेइक सेल, जिसको हम पीवी सेल पण कह सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, When the electric current flow through the wire, कि जब इलेक्ट्रिक करंट आपका वायर थ्रू फ्लो हो तो वायर गेट हीटेड, आपका वायर क्या होगा, गर्म होगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंस यूज दिस प्रॉपर्टी, कि कौन से अप्लायंस में ये प्रॉपर्टी यूज होती है, यानी हीटिंग इफेक्ट यूज होती है वायर की। तो रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, वैक्यूम क्लीनर, या नन ऑफ दिस। तो जनरली रेफ्रिजरेटर कूलिंग के लिए यूज होता है, तो वो हीटिंग तो नहीं कर सकता। हाँ, टोस्टर किसके लिए यूज होता है, कि टोस्ट को गर्म करने के लिए यूज होता है, यानी जो हीटिंग इफेक्ट है हम कहाँ यूज करेंगे, टोस्टर में यूज करेंगे। वैक्यूम क्लीनर हमें पता है वो क्लीनिंग का काम करता है, तो हमारा सही आंसर आएगा टोस्टर। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर। जो इलेक्ट्रिक हीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट है और करंट उसमें से पास हो रहा है 0.5 एम्पियर। तो व्हाट विल बी अ करंट थ्रू हीटर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द हीटर इज रिड्यूस टू 120। यानी पहले पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 220 था, हमें उसको रिड्यूस करना है 120 में। तो पहले करंट पास हो रहा था 0.5 एम्पियर का, अब कौन सा करंट हमें पास करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करने के लिए वोल्टेज को। तो करंट की वैल्यू दी है हमें ऑप्शन में 1.0 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.27 एम्पियर और 0.7 एम्पियर। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 0.27 एम्पियर। अब ये आंसर किस तरह से आएगा, तो हमारे पास क्या क्या दिया है, तो V1 यानी पहला वोल्टेज दिया था 220 वोल्ट, तब करंट हमारा कितना था, I1 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। अब दूसरा करंट वोल्टेज आ गया है 120 वोल्ट, हमें रिड्यूस करना है V2 पे, तो उसका कितना करंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में पता है कि V प्रोपोर्शनल टू I, यानी V1 प्रोपोर्शनल टू I1 होगा और V2 प्रोपोर्शनल टू I2 होगा। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू I1 बाई I2। अब हमें I2 फाइंड करना है, तो I2 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन का हेड बनाएंगे। तो इक्वेशन आएगी I2 इज इक्वल टू I1 इंटू V2 बाई V1, यानी V1 बाई V2 को इधर ले जाओगे आप, V1 बाई V2 को राइट साइड, तो V2 बाई V1 हो जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं तो 0.5 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 220, यानी आपका आंसर आएगा 0.27 एम्पियर। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द पाथ, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है पाथ ऑफ रेडियस ऑफ 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इंटू 10⁻15 साइकिल पर सेकंड।
तो फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्कल, यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कल में रोटेट हो रहा है, यानी रिवॉल्व कर रहा है, बराबर, सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है, और वो सर्कल का जो रेडियस है 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है, और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी से वो रोटेट हो रहा है, 5 इंटू 10⁻15 साइकिल पर सेकंड। तो उसका इलेक्ट्रिक करंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। तब उसके आंसर दिए आपको 0.4 मिली एम्पियर, 0.8 मिली एम्पियर, 1.2 मिली एम्पियर और 1.6 मिली एम्पियर। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 0.8 मिली एम्पियर। अब किस तरह से आएगा आंसर, तो जो आर आपको दिया है रेडियस 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर, बराबर, और फ्रीक्वेंसी दी है आपको 5 इंटू 10⁻15 साइकिल पर सेकंड। अब हम टाइम फाइंड करेंगे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/f, यानी 1/5 इंटू 10⁻15, तो आंसर आएगा 0.2 इंटू 10⁻15 सेकंड। ये हमें टाइम मिला है, लेकिन हमें टाइम नहीं फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो हमारे पास अब टाइम और रेडियस है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। तो करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, 1 यानी Q की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होती है, और T हमने फाइंड किया है किस पे से, फ्रीक्वेंसी पे से, तो वो आएगा 0.2 इंटू 10⁻15, यानी आंसर आएगा 8 इंटू 10⁻19 प्लस 15 करोगे तो 8 इंटू 10⁻14, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.8 इंटू 10⁻3 एम्पियर, और एम्पियर देखो 10⁻3 एम्पियर यानी मिली एम्पियर होता है, यानी 0.8 मिली एम्पियर। अभी यहाँ रेडियस दी है, उसका कोई काम नहीं है, वो क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन हार्ड बनाने के लिए लिखा है। ओके, तो हम उस पर फ्रीक्वेंसी पे से टाइम कैलकुलेट कर लो, फिर आपके पास तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही उस पे से हम आई फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी का। ओके, नाउ नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है, बराबर, इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होती है, या पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, या बोथ होती है, या नन ऑफ दिस। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में जाता है। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर है, तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज चार्ज पासिंग पर मिनट, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर सेकंड, 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, और चार्ज पर सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड। अभी हमने आगे फॉर्मूला पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, बराबर, जो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, करंट क्या है, चार्ज पर टाइम, यानी I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही फॉर्मूला यूज किया था, यानी 1 एम्पियर कितना होगा, 1 कूलम पर सेकंड होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज कंसीडर टू बी अ फ्लो ऑफ, कि हम जनरली इलेक्ट्रिक करंट कंसीडर करते हैं किस तरह से, कि फ्लो ऑफ कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डाइलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक पीस, या फिर पॉजिटिव चार्ज। तो इसका करेक्ट आंसर, ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रॉन से होता है, तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आएगा पॉजिटिव चार्ज। किस तरह से आएगा आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन करंट उसका ओपोज करता है। तो करंट हमेशा कहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव टर्मिनल में से चार्ज निकल के कहाँ जा रहा है, नेगेटिव, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन के हिसाब से चार्ज ट्रांसफर होगा। करंट की डायरेक्शन क्या होती है हमें पता है, अभी हमने आगे के क्वेश्चन में पढ़ा था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आपका पॉजिटिव टर्मिनल में से पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट को कंसीडर करेंगे फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ 2 एम्पियर करंट फ्लो फॉर द 5 मिनट, अगर 2 एम्पियर करंट आप पास कर रहे हो 5 मिनट के लिए, तो अमाउंट ऑफ द चार्ज क्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर विल बी। तो हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, देखो हमें वही फॉर्मूला यूज करना है अभी इसमें भी। उसके आंसर दिए 10 कूलम है, 2.5 कूलम, 150 कूलम्स और 600 कूलम। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 600 कूलम। अब किस तरह से आएगा, तो एक्सप्लेनेशन में हमें आई दिया है पहले, तो आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर है, टाइम दिया है 5 मिनट है, लेकिन उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 300 सेकंड आएगा।
अब I का फॉर्मूला में जनरल फॉर्मूला पता ही है Q/T। अब हमें Q फाइंड करना है, तो Q का फॉर्मूला बनेगा I इंटू टी, यानी 2 इंटू 300 यानी 600 कूलम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 0.6 एम्पियर फॉर 6 मिनट, सेम चीज 0.6 एम्पियर 6 मिनट के लिए पास किया है, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सेम एग्जांपल है पर वैल्यू अलग दी है। तो पहले 360 कूलम्स, 216 कूलम्स, 60 कूलम्स और 36 कूलम, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 216 कूलम्स। तो जो उसका एक्सप्लेनेशन आई दिया है 0.6 एम्पियर, टी दिया है 6 मिनट, उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 360 सेकंड्स होगा। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 कूलम इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बोथ स्केलर एंड वेक्टर है, या नन ऑफ अबव है। तो इलेक्ट्रिक करंट में हमें क्या करना पड़ता है, ओनली मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी होती है कि इलेक्ट्रिक करंट आपका 5 एम्पियर है या 10 एम्पियर है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी होती है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट इन द मेटालिक कंडक्टर, 1 ohm, इलेक्ट्रिक वर्क डन और नन ऑफ दिस। तो डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की हमेशा कैसी होती है, डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट होती है। जो कन्वेंशनल करंट जो मेटालिक कंडक्टर में पास होता है, मेटालिक कंडक्टर में जो कन्वेंशनल करंट पास होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, यानी ऑपोजिट होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अ करंट ऑफ द 1 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर, के कंडक्टर में 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहे हैं पर सेकंड वो हमें फाइंड करने हैं कि पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन उसमें से पास हो रहे हैं। तो आंसर दिए हैं 6.25 इंटू 10⁻17, 6.25 इंटू 10⁻15, 1.6 इंटू 10⁻16 या 1.6 इंटू 10⁻−16। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻15। किस तरह से, तो हमें I दिया है 1 मिली एम्पियर, उसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर होगा। अब हमें टाइम भी दिया है कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पास हो रहे हैं, तो टाइम इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 1 सेकंड है। अब हमें फॉर्मूला पता है I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो हम Q पहले फाइंड करेंगे, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, यानी 1 इंटू 10⁻³ कूलम आएगा। अब हमें पता है कि Q यानी क्या होता है, बराबर Q इज इक्वल टू NE होता है। NE यानी फॉर्मूला है, जहाँ E यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो Q तो हमें Q हमने फाइंड कर चुके हैं, वो रखेंगे 1 इंटू 10⁻³ और N हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो N को एज इट इज ही रखेंगे, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो वो रखेंगे। तो उसको हम आंसर लाएंगे n इज इक्वल टू, तो डिवाइड होगा, इस लेफ्ट साइड जाएगा तो 1.6 इंटू 10⁻19, अगर हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे वो डिवाइड में चला जाएगा, तो उसका आंसर आएगा 0.625 इंटू 10⁻16। डेसिमल प्लेसेस हम मूव करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻15, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, द डिवाइस यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, कि इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस करती है वो डिवाइस को क्या कहेंगे, जनरेटर कहेंगे, गैल्वेनोमीटर कहेंगे, एमीटर कहेंगे या मोटर कहेंगे। तो हमें पता है कि हमारे घर में लाइट चली जाती है तो पहले अभी तो हम इन्वर्टर यूज करते हैं, तो पहले क्या यूज होता था, जनरेटर यूज होता था, अभी भी कई जगह पे जनरेटर यूज होता है। आप डीजे में जाते हो तो वहाँ जनरेटर यूज करते हैं। तो जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, बराबर, मोटर थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर है जनरेटर। एक्सप्लेनेशन क्या है कि जनरेटर किसके लिए यूज होगा, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, जो हम बल्ब घर में यूज करते हैं तो उसका अंदर जो फिलामेंट्स होता है वो किससे बना हुआ है, निकल से बना हुआ है, टंगस्टन से बना हुआ है, आयन से बना हुआ है या नन ऑफ अबव। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा टंगस्टन। क्यों टंगस्टन से ही बना हुआ है, क्योंकि टंगस्टन एक अलॉय होता है, यानी धातु होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है और रेजिस्टिविटी भी हाई होती है, यानी आप बहुत सारा ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो मेल्ट नहीं होगा, यानी पिघलेगा नहीं, इसलिए इसको यूज करते हैं। तो सो इट नॉट बर्न इजीली, यानी आप
24 आवर्स या जितने भी आवर्स आप बल्ब ऑन रखोगे तो वो पिघलेगा नहीं, बराबर, उसका फिलामेंट इसलिए। सो बल्ब ग्लो एट द हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर पे भी बल्ब ग्लो होगा, इसलिए टंगस्टन यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच वायर अमोंग दिस वायर ऑफ द सेम मटेरियल्स, सेम मटेरियल के 3 वायर से आपके पास तीनों की डिफरेंट लेंथ है, L, 2L और 3L, विच एक्सपीरियंस द मैक्सिमम हीट लॉस, तो किसमें ज्यादा हीट लॉस होगा, बराबर, यानी उष्मा का शोषण यानी उष्मा लॉस किसमें होगी, व्हेन द सेम करंट इज पासिंग थ्रू ऑल ऑफ देम, अगर सेम करंट हम पास करें तो किसमें ज्यादा हीट लॉस होगी, वायर ऑफ द लेंथ L, वायर ऑफ द लेंथ 2L, वायर ऑफ द लेंथ 3L, या नो हीट लॉस, कोई हीट लॉस होगी ही नहीं, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा वायर ऑफ द लेंथ 3L। क्यों आएगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन है कि हीट का जो फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू I²RT होता है, और R का मतलब होता है रो एल बाय आर का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाई ए, बराबर, तो R प्रोपोर्शनल टू, हम रो और ए को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो R प्रोपोर्शनल टू L होगा, यानी जितनी लेंथ इंक्रीज होगी उतनी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। सो व्हेन L इज इंक्रीज देन R वाज आल्सो इंक्रीज, जैसे लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो अकॉर्डिंग टू द हीट का फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू हीट फॉर्मूला हीट भी इंक्रीज होगा। सो वायर ऑफ द 3L जो लेंथ होगी वो प्रोड्यूस करेगी मैक्सिमम हीट लॉस। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द करंट इन द शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट में करंट में क्या होता है, इंक्रीज होगा हेवीली, रिड्यूस होगा सब्सटेंशियली, डज नॉट चेंज होगा, या नन ऑफ अबाउ, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा इंक्रीज होगा हेवीली। किस तरह से, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज टर्मिनल जीरो हो जाता है, जब आप कोई वायर्स को शॉर्ट करते हो, दो टर्मिनल को शॉर्ट करते हो वायर से, तो वो उसका वोल्टेज टर्मिनल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब जीरो टर्मिनल, वोल्टेज टर्मिनल जीरो होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो स्मॉल होता है, और हमें पता है कि जब रेजिस्टेंस स्मॉल होगा तो करंट इंक्रीज होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, द पावर जनरेटेड व्हेन द 2.5 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस 10 ओम एम्पियर, यानी हमें दिया है कि 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो करो रजिस्टर में से जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो उसका कितना पावर जनरेट होगा, 62.5 वोल्ट जनरेट होगा, 25 वोल्ट, 6.25 वोल्ट, या नन ऑफ अबाउ, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 62.5 वोल्ट। किस तरह से, तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, जो उसमें हमें जो जो दिया है वो पहले कंसीडर करते हैं कि I दिया है 2.5 एम्पियर, रेजिस्टेंस दिया है आपको 10 ओम, अब पावर का फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूला है पावर के, P इज इक्वल टू VI भी होता है, I²R भी होता है, या V²/R भी होता है, तो हमें यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, P इज इक्वल टू I²R, क्योंकि हमें यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस दिया है, तो हम उसमें वैल्यू रखेंगे 2.5² इंटू 10, यानी 6.25 इंटू 10, यानी 62.5 वोल्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, which of the following is not based on the heating effect of current, कि इसमें से कौन सा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड नहीं है, यानी जो करंट की हीटिंग इफेक्ट को यूज नहीं करता, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब यानी विद फिलामेंट जो टंगस्टन फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिक आयन और माइक्रोवेव, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा माइक्रोवेव। जो इलेक्ट्रिक हीटर तो हीटिंग करने के लिए यूज होता है, जिसमें से आप करंट पास करोगे तो उसमें जो फिलामेंट्स होता है यानी कॉइल होती है वो हीट होती है, इसलिए पानी गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी वही है, फिलामेंट गर्म होता है तो वो ग्लो करता है। इलेक्ट्रिक आयन में भी वही है, उसमें कॉइल होती है, वो करंट पास करोगे तो वो कॉइल गर्म होगी और आयन कर सकते हो आप। माइक्रोवेव में नहीं होता, बराबर, माइक्रोवेव में हीटिंग इफेक्ट यूज नहीं होती, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि माइक्रोवेव का यूज करता है, यानी ये वेव छोड़ता है, रेडिएशंस, जिससे फूड गर्म होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, बराबर, विनेगर, लाइम जूस, सॉल्ट वाटर और डिस्टिल वाटर, तो इसमें से कौन से में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, तो उसका सही आंसर है डिस्टिल वाटर। ओके,
उसका एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि डिस्टिल वाटर प्योर कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को इतनी अच्छी तरह से पास होने नहीं देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग, जो एसी को डीसी में यानी ऑल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है, वो डिवाइस को क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मर कहेंगे, रेक्टिफायर कहेंगे, इंडक्शन कॉइल कहेंगे और डायनेमो कहेंगे। तो इसका सही आंसर है रेक्टिफायर, क्योंकि रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू I बाई क्यू, C इज इक्वल टू Q बाई I, C इज इक्वल टू V बाई Q या C इज इक्वल टू Q बाई V। तो चार्ज पर वोल्टेज, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है चार्ज पर वोल्टेज यानी Q बाई V। ये इसका सही आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, this is a unit of कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जनरली ऑपोजिट होता है रेजिस्टेंस का, तो उसका यूनिट क्या होगा? मो होगा, इसको मो कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है ओम, तीसरा है ओम मीटर और लास्ट है मो मीटर। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा मो। क्यों? क्योंकि जनरली कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का यूनिट हमें पता है ओम होता है, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? मो होगा, उससे उल्टा। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन द कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन this then the equivalent capacitance decrease। कैपेसिटेंस किस में कनेक्ट करोगे? सीरीज में या पैरेलल में? तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। तो जो सीरीज में कनेक्ट करोगे, पैरेलल में कनेक्ट करोगे, सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करोगे या नन ऑफ अबाउ, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा सीरीज में। क्योंकि सीरीज में कैपेसिटेंस अगर कनेक्ट करते हैं, समझो कि दो कैपेसिटेंस C1 और C2 को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली वो डिक्रीज करेगा कैपेसिटेंस को, लेकिन जब आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो उसका इक्वेशन आता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी पैरेलल में अगर पूछे तो वो इंक्रीज करेगा कैपेसिटेंस, लेकिन अभी यहाँ पूछा है आपको डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज किस में होगा? सीरीज में। ओके, क्रिश्चॉफ सेकंड लॉ। क्रिश्चॉफ का जो सेकंड लॉ होता है उसको हम कौन सा लॉ कहेंगे? जो क्रिश्चॉफ के दो लॉ होते हैं, पहला होता है KCL और दूसरा होता है KVL, यानी क्रिश्चॉफ करंट लॉ पहला है और क्रिश्चॉफ वोल्टेज लॉ सेकंड है, कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। तो उसको हम जंक्शन लॉ कहेंगे, नोड लूप या फ्रिक्शन लॉ कहेंगे। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा लूप लॉ। बराबर क्यों आएगा? देखो, क्रिश्चॉफ का फर्स्ट लॉ होता है KCL यानी क्रिश्चॉफ करंट लॉ। बराबर, उसको हम जंक्शन लॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि करंट हम फाइंड करेंगे जंक्शन पे, या पॉइंट लॉ भी कह सकते हैं या नोड लॉ भी कह सकते हैं। और दूसरा जो रूल्स है सेकंड लॉ, वो है KVL यानी क्रिश्चॉफ वोल्टेज लॉ, उसको हम लूप लॉ कहेंगे। तो इसका आंसर आएगा लूप लॉ। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस इज अ यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। जो यहाँ कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है? वो कंडक्टेंस था, अभी ये कंडक्टिविटी है। मो पर मीटर, ओम पर मीटर, मो मीटर या ओम मीटर। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा मो पर मीटर। जो कंडक्टेंस का यूनिट होता है मो और कंडक्टिविटी का होता है मो पर मीटर। तो कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी का, तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है ओम इंटू मीटर होता है। अब कंडक्टिविटी उसको 1 अपॉन करेगी, यानी 1 अपॉन ओम इंटू मीटर। 1 अपॉन ओम यानी मो हो जाता है, मीटर का तो अपॉन में ही रहेगा, यानी मो अपॉन मीटर। ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग द परपेंडिकुलर टू द यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया आर कॉल्ड। कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यानी फील्ड लाइंस जो पास होती है परपेंडिकुलर का मतलब लंब यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, नाउ फॉर्मूला फॉर द कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो कूलम का इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई डी, F इज इक्वल टू K Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, या F इज इक्वल टू K Q1 अपॉन डी स्क्वायर Q2।
तो उसका करेक्ट आंसर है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, क्योंकि कूलम्स का जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है वो क्या है कि फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन है रिपल्सन, यानी अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो, यानी आकर्षण और अपाकर्षण बिटवीन द टू चार्ज पार्ट बॉडीज, जो दो चार्ज बॉडी के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है या अपाकर्षण बल लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों के चार्ज का जो प्रोडक्ट करोगे, गुणाकार करोगे, उससे प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों के जो डिस्टेंस होंगे उसका स्क्वायर करोगे उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी हम गुजराती में इसको इस तरह से याद रखते हैं, बल એટલે બે પોઈન્ટ ચાર્જ વચ્ચેનું બલ એટલે શું થાય કે બંનેના જે ચાર્જ હોય છે એનો ગુણાકાર અને એના વચ્ચેના ડિસ્ટન્સનો વર્ગનો भागाकार। ओके, तो इस तरह से उसका फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला जो नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द कैपेसिटर जॉइन इन सीरीज। अगर हम कैपेसिटर को सीरीज में ज्वाइन करते हैं, अभी हमने आगे भी पढ़ा है, तो उसका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/c इज इक्वल टू C1 प्लस 1/C2, 1/c इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/c इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 या c इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 1/c इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ओके, नाउ नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है उसका यूनिट क्या होता है, अभी हमने आगे ही पढ़ लिया है, ओम पर सेंटीमीटर, ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इंटू सेंटीमीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने आगे पढ़ा था ओम इंटू मीटर, अगर मीटर हो तो मीटर में आएगा, अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर में, तो इसका आंसर आएगा ओम इंटू सेंटीमीटर। ओके, केसीएल जो होता है किरचॉफ करंट लॉ, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को संरक्षण करने का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को संरक्षण करने का लॉ, या बोथ या नन ऑफ अबव। अब हमें पता है कि केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ, और करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी ये चार्ज को कंजर्वेशन करेगा, बराबर। तो उसका करेक्ट आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, नाउ नेक्स्ट, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, जो हमने आगे भी अभी किया है। रेजिस्टिविटी अलग होती है, रेजिस्टेंस अलग होता है। जो उसके आंसर दिए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल टू रो ए बाई एल, R इज इक्वल टू रो बाई एल या R इज इक्वल टू रो एल। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ओके, V और I यानी वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है ओम्स लॉ में, वो कैसा होता है, कैसा शेप होता है उसका, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, लीनियर होता है या स्फेरिकल होता है। तो हमें पता है कि वोल्टेज और करंट कैसे होंगे, लीनियर फैशन में होंगे, यानी इसका करेक्ट आंसर आएगा लीनियर। जो इस तरह से उसका चार्ट होता है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज और वाई एक्सिस पे करंट, यानी V प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो शेप कैसा बनेगा आपका, लीनियर बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, in the formula Q is equal to Ne, if the Q is equal to electric charge, N यानी number of electrons होगा, तो E क्या होगा, charge of proton, charge of electrons, both A and B या none of these। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बोथ A and B। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्ज सेम होते हैं, लेकिन पोलैरिटी अलग होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। ओके, यानी दोनों का चार्ज सेम होगा। ओके, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जितना। ओके, तो पर लेकिन साइन डिफरेंट होगी। नाउ नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड इन द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो वैलिडेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रिलेशन में कौन सा स्टेटमेंट नीचे वैलिड है, देखो यहाँ हाईलाइट किया, वैलिड है ना। Electric field lines always intersect, electric field lines never intersect, electric field lines can be seen and electric field lines may or may not be intersect। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से पैरेलल होती है, इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके,
नाउ नेक्स्ट, क्रिस्चॉफ फर्स्ट लॉ, यानी अभी फर्स्ट लॉ की बात की है तो केवीएल लॉ है, तो वो किसका कौन सा लॉ होगा? जंक्शन लॉ, वोल्टेज लॉ, वॉट लॉ या कैपेसिटर? तो उसका करेक्ट आंसर आएगा वोल्टेज लॉ, जो हमने नहीं सॉरी नेक्स्ट, क्रिस्चॉफ फर्स्ट लॉ यानी केसीएल, क्रिस्चॉफ करंट लॉ, तो उसको कौन सा लॉ बोलेंगे? जंक्शन लॉ बोलेंगे, वोल्टेज लॉ बोलेंगे, वॉट लॉ बोलेंगे या कैपेसिटर? तो हमें पता है केसीएल यानी क्रिस्चॉफ करंट लॉ, करंट किस पे से फाइंड होता है? नोड यानी जंक्शन पे से, तो इसको हम कहेंगे जंक्शन लॉ। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन हमने आगे भी दिया था। फर्स्ट लॉ को केसीएल कहते हैं, जंक्शन लॉ भी कहते हैं, पॉइंट लॉ या नोड लॉ भी कहते हैं, और केवीएल यानी क्रिस्चॉफ सेकंड लॉ को केवीएल यानी लूप लॉ कहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, द फुल नेम ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का फुल नेम क्या है? इलेक्ट्रिक मैकेनिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव फील्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ओके, नाउ नेक्स्ट, केवीएल वर्क्स ऑन, जो आगे पूछा था केसीएल किस पे वर्क करता है, कौन से प्रिंसिपल पे? अब यहाँ पूछा है केवीएल कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोथ एंड नन ऑफ दिस। तो केसीएल था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, तो केवीएल होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, तो इसका आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, नाउ नेक्स्ट, द मटेरियल विद ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस, जो मटेरियल में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होता, तो उसको हम क्या कहेंगे? सुपर कंडक्टर कहेंगे, सेमी कंडक्टर कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे या कंडक्टर कहेंगे? तो जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है यानी उसको सुपर कंडक्टर कहेंगे, सुवाहक। ओके, नाउ नेक्स्ट, द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज में जो फोर्स लगता है आप कौन से लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं? अभी आया था हमें आगे, ओम्स लॉ से कर सकते हैं, एम्पियर्स लॉ से कर सकते हैं, कूलम्स लॉ से कर सकते हैं या न्यूटन सेकंड लॉ से? तो उसका करेक्ट आंसर आएगा कूलम्स लॉ। ओके, नाउ नेक्स्ट, कि अगर आप बैटरी 12 वोल्ट की कनेक्ट करते हो विद द 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस के साथ, तो देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कनेक्शन? अगर हम तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा? 0.91, 1, 12 या 48? तो जो इसका आंसर है 12। बराबर, किस तरह से? तो जो हमें तीन रेजिस्टेंस दिया है, R1 दिया है 2, R2 दिया है 4 और R3 दिया है 6, तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस सीरीज में क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। बराबर, अगर सीरीज में हो तो तीनों का प्लस करना है, तो तीनों का प्लस करेंगे तो 12, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा रेजिस्टेंस का। नाउ नेक्स्ट, यूनिट ऑफ द कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट किसका यूनिट है? कैपेसिटेंस का, रेजिस्टेंस का, इंडक्टेंस का या कंडक्टेंस का? तो कूलम पर वोल्ट यानी Q बाई V, तो किसका होगा वो? कैपेसिटेंस का। ओके, क्यों? कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V, Q यानी कूलम में मेजर होगा और V यानी वोल्ट में, तो Q बाई V। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है कौन से चार्ज से और एंड कौन से चार्ज पे होती है? पॉजिटिव टू पॉजिटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू नेगेटिव? तो उसका करेक्ट आंसर आएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और एंड होती है नेगेटिव चार्ज पे। आपको इसको याद रखना है, तो इलेक्ट्रिक करंट को याद रखो, इलेक्ट्रिक करंट टू पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है उस तरह से। ओके, नाउ नेक्स्ट, अंडर द कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन हो तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज सप्लाई बिटवीन द एंड्स। जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? वोल्टेज से। तो ये स्टेटमेंट कौन से लॉ का है? कूलम्स लॉ का है, ओम्स लॉ का है, किरचॉफ लॉ का है या वोल्ट लॉ का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स का फॉर्मूला ये है ना, V इज इक्वल टू आई आर, V प्रोपोर्शनल टू I। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द कैपेसिटर आर जॉइन इन पैरेलल? देखो, कैपेसिटर अगर पैरेलल में जॉइंट हो तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? 1/C इज इक्वल टू C1 प्लस 1/C2, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 या C इज इक्वल टू C1 प्लस C2।
तो उसका करेक्ट आंसर आएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। जो आगे हमने पूछा था सीरीज में, अगर कैपेसिटेंस सीरीज में हो तो ये बी वाला आंसर आएगा, 1/C1 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये बी वाला आंसर कब आएगा? जब सीरीज में कनेक्टेड हो। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस में वो प्लस होगा। ओके, जो नेक्स्ट, if the charge of the body is 2 nanocoulomb then how many electrons are present on the body, के बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। जैसे आगे भी हमने ऐसा कुछ एग्जांपल किया है, 12.5 into 10 raised to 10, 12.5 into 10 raised to 9, 12.5 into 10 raised to 8 और 12.5 into 10 raised to 7। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 12.5 into 10 raised to 9। किस तरह से? तो हमें क्या दिया है? Q दिया है 2 nanocoulomb, यानी 2 into 10 raised to -9 कूलम होता है नैनो, यानी Q इज इक्वल टू Ne, फॉर्मूला है हमारा। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं और E यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 इंटू 10 रेज़ टू -9 इज इक्वल टू N, तो हमें उस तरह से ही रखना है। 1 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -19 वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो N का फॉर्मूला, N का आंसर आएगा 1.25 इंटू 10 रेज़ टू 10। अगर पॉइंट इधर मूव करेंगे बराबर, तो 12.5 इंटू 10 रेज़ टू 9 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, के जो डायरेक्शन होता है फ्लो ऑफ करंट का वो कन्वेक्शन करंट के ऑपोजिट, यानी हमने आगे भी ये क्वेश्चन आ गया है, डायरेक्शन जो होता है वो कन्वेक्शन करंट से ऑपोजिट ही होता है। जो सिमिलर होता है, ऑपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फ्लो या नन ऑफ दिस, तो उसका आंसर है ऑपोजिट होता है। आगे भी आ गया था लेकिन ऑप्शन अलग दिए थे थोड़े। ओके, नाउ नेक्स्ट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है इज पॉजिटिव इन द केस ऑफ, कि कौन से केस में वो पॉजिटिव होगा? इंसुलेटर में, कंडक्टर में, इलेक्ट्रोलाइट्स में, या बोथ ए एंड सी, यानी इंसुलेटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों में। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा कंडक्टर में, बराबर। ओके, एज अ टेम्परेचर राइज, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस वैल्यू ऑल्सो इंक्रीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ, कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा? इंसुलेटर में, कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में, या ऑल ऑफ अबव में? तो आंसर आएगा कंडक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। जब आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो सभी रेजिस्टेंस का क्या होगा? सम होगा। सम होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, बराबर। तो जो टोटल एनर्जी लॉस लार्ज हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइड इनटू ईच रेजिस्टेंस, या सर्किट विल बी ब्रोकन ड्यू टू द फेल ऑफ वन कंपोनेंट, या ऑल ऑफ अबव। तो जब भी आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सभी रेजिस्टेंस का सम होगा, यानी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो जो करंट पास होगा उसमें से उसको वो रजिस्ट करेगा, रजिस्ट करेगा तो यानी एनर्जी आपकी लॉस्ट होगी। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। जो एनर्जी भी आपकी लॉस्ट होगी, यानी एनर्जी, टोटल एनर्जी लॉस लार्ज हो जाएगा। वोल्टेज डिवाइड होगा सभी रेजिस्टेंस से, कि जितने भी आप रेजिस्टेंस में कैलकुलेट करोगे, सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबके वोल्टेज अलग अलग आएंगे। और तीसरा होगा, अगर एक रेजिस्टेंस भी खराब निकला तो पूरी सर्किट आपकी ब्रोकन हो जाएगी। यानी इसमें तीन आंसर आएंगे, यानी ऑल ऑफ अबव। नाउ नेक्स्ट, जो 3 कैपेसिटेंस यानी 15 माइक्रोफेराड, 25 माइक्रोफेराड और 40 माइक्रोफेराड को हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द 250 वोल्ट सप्लाई के साथ, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या मिलेगा? 40 माइक्रोफेराड मिलेगा, 80 मिलेगा, 20 मिलेगा, या 50 मिलेगा? तो उसका करेक्ट आंसर है 80 माइक्रोफेराड मिलेगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जो हमारे पास 3 कैपेसिटेंस C1, C2, C3, अगर उसको हम सीरीज यहाँ पैरेलल का है तो पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे तो उसका सम होगा तीनों का, बराबर। अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, वो 1/C मिलता है हमें। लेकिन यहाँ हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है, यानी तीनों का सम होगा, यानी आंसर आएगा 80। ओके, नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है, फेराडे होता है यानी F, हेनरी होता है यानी H, और मो होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है फेराडे, क्योंकि हमने अभी लास्ट एग्जांपल में भी क्वेश्चन में ही था 10 माइक्रोफेराड, यानी कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो फेराडे होता है। ओके, नाउ ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर। ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
ये वीडियो में आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए। और हाँ, जरूर हमारे चैनल का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, इसलिए आपको जितने भी सही वीडियोस होंगे ये डीडी सेट के रिलेटेड वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। ओके, बाय, खुदा हाफिज।